दोस्तों यह ट्रेडर इंडिया का एकमात्र ऐसा ट्रेडर है जिसने प्रॉप फर्म से ऑलमोस्ट $600,000 यानी कि लगभग 6 करोड़ रुपए के पे आउट्स लिए हैं। अब इसी कारण ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस पॉडकास्ट के अंदर हमने साईं भाई की ट्रेडिंग जर्नी से लेकर के सारा एक्सपीरियंस उनका प्रॉप फर्म का ट्रेडिंग का इस पॉडकास्ट के अंदर शेयर किया है। तो आप लोग डेफिनेटली इस पॉडकास्ट को अंत तक वॉच करना, एंड आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और भी पॉडकास्ट देखने के लिए। सो वेलकम साईं भाई, कैसे हैं आप एंड कैसा चल रहा है अभी आपका ट्रेडिंग? सब बढ़िया शिखर भाई, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जो लोग भी भाई को नहीं जानते हैं, भाई का नाम साईं प्रशांत कुम्हार है। आप इनको इंस्टाग्राम पे या आप एक्स पे इनको जो है फॉलो कर सकते हैं, या आप इनको फाइंड कर सकते हैं योर ऑर्डिनरी ट्रेडर के नाम से। अभी हम वन बाय वन भाई की सारी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे इनसे कि किस तरीके से इन्होंने अपनी जर्नी को इतना बड़ा अंजाम दिया है एंड एक अच्छे खासे माइलस्टोन को अचीव किया है। सो भाई, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि थोड़ा सा आप आपकी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में हमको बताइए कि लगभग कब से भाई आप ट्रेडिंग कर रहे हो एंड प्रॉप फर्म की जर्नी में आपको कितना टाइम अभी तक हो चुका है? शिखर भाई, मैंने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग आई थिंक अभी क्लोज टू 10 साल हो गए शायद। आई थिंक 9 से 10 साल हो गए थे मेरा। जब मैं स्टार्ट किया था मैंने एक्चुअली इन्वेस्टिंग से शुरू किया था। जो ट्रेडिंग ट्रेडिंग से शुरू नहीं किया, इन्वेस्टिंग से शुरू किया था। और वहाँ पे मेरा जर्नी बना था कि क्या है म्यूचुअल फंड, उसमें कैसा इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स क्या है, स्टॉक में मूवमेंट क्या है। तो ये सारा चीज़ में मैं काम ज़्यादा करता था वो टाइम पे, क्योंकि वो टाइम पे मेरा सैलरी बहुत कम था। मैं आईटी में जॉब करता हूँ सब लोग की तरह। मेरा सैलरी वो टाइम पे मिलता था 5,000 10,000। और वहाँ से मैं सोचा कि भाई थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लूँ, पैसा आ रहा है। थोड़ा सैलरी बढ़ गया था वो टाइम पे, आई थिंक 20,000 मिल रहे थे वो टाइम पे। उसके बाद 3 महीने काम किया 10,000 पे, उसके बाद 20,000 मिले। तो सोचा कि चलो ठीक है, इससे थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग तो कर लूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग कर लो, मम्मी पापा भी बोलते हैं कि थोड़ा बहुत सेव कर लो, इन्वेस्ट कर लो। तो वहाँ से इन्वेस्टिंग का जर्नी शुरू हुआ था। उसके बाद ट्रेडिंग पे शौक हुआ कि भाई ये लोग तो दिन भर बैठ के पैसा बन कमा रहे हैं। तो वहाँ से मेरा ट्रेडिंग जर्नी शुरू हुआ। और मैंने पहले स्टार्ट किया था इंडियन मार्केट 8 9 साल पहले। वो टाइम पे ये सारे लोग जो आईटी जगन हो गया, शुभाशीष पानी हो गया, ये सारे लोग बहुत अपकमिंग इन्फ्लुएंसर्स है वो टाइम पे। और मैं ये सारे लोग को भी जानता हूँ, ये बड़े बड़े जितने भी लोग हैं। क्योंकि एक टाइम पे मैं भी ट्विटर वगैरह पे वेरीफाइड सेंसिबल का स्क्रीनशॉट वो सारे पोस्ट करता था। आईटी जगन के साथ भी बातचीत चल रही थी। और ये कन्वेंशंस वगैरह में भी हमने बहुत उनके साथ मीटअप वगैरह किए थे। तो ये पीआर सुंदर, आईटी जगन, ये सारे जितने भी हैं वो पुराने पुराने। तो वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ था ट्रेडिंग में। और वहाँ से मैंने स्टार्ट किया एल्गो वगैरह इंडियन मार्केट में। वो टाइम पे एल्गोस वगैरह में बहुत ऑटोमेटेड ट्रेडिंग करने के लिए कोशिश कर रहा था। और एल्गो बॉट्स वगैरह बनाता था बहुत। एंड वहाँ से थोड़ा बहुत जब मुझे लगा कि सेबी का रेगुलेशन जो भी है वो सारे जितने भी रेगुलेशन आ रहे हैं, एक्सपायरी बदल रहे हैं, तो लगा कि भाई इसमें ट्रेडिंग तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक ट्रेडर को चाहिए जो भी है वो स्टेबिलिटी। अगर वो स्टेबिलिटी ही नहीं मिल रहा है तो हमें जितना भी हमारे पास पैसा होने दो, हम पैसा गवा देंगे मगर नहीं कमाएंगे उसमें। तो इसलिए मुझे ये लगा कि थोड़ा स्टेबल मार्केट में जाना पड़ेगा अपने को। और वो टाइम पे जॉब भी चल रही थी, मेरा आई थिंक 30,000 का सैलरी था वो टाइम पे, 5 साल पहले। और मुझे लगा कि थोड़ा इंडिया से बाहर जाके ट्राई करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा आएगा। क्योंकि मैं जब तक मार्केट में था वो टाइम पे ऑलरेडी 4 साल मार्केट में था ऑलरेडी। और जो भी चीज़ मुझे समझ आई, ये सारा कैपिटल का गेम है कि हमें थोड़ा बहुत कैपिटल चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं $50 डालूंगा और उसको ओवरनाइट कमा दूंगा जितने भी है। तो ये कैपिटल का गेम है। अगर कैपिटल चाहिए, आइदर
आगे वाले से कैपिटल उठाना पड़ेगा या फिर हमें खुद कमाना पड़ेगा। तो अगर हम खुद कमाना है तो इंडिया से बाहर ही एक ऑप्शन है जहाँ पे थोड़ा अच्छे पैसे मिलते हैं। इंडिया में तो सैलरी 30,000 से ऊपर तो नहीं मिलेगा कहीं पे भी। तो वहाँ पे मेरा जर्नी शुरू हुआ कि भाई थोड़ा बाहर जाएंगे। तो 5 से 6 साल पहले मैंने यूके आया था, यूके में थोड़ा बहुत काम के लिए आया था। वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ प्रॉप फर्म में कि क्योंकि उसमें भी वो टाइम पे भी मेरे पास पैसे थे बट ज़्यादा नहीं थे। मतलब मेरे पास $5,000 कुछ था, 5-10 हज़ार डॉलर। यूके में उतना 5,000 तो बहुत बड़ी रकम नहीं है, इंडिया में तो बड़ी है अमाउंट, बट यूके में उतना नहीं है। तो 5,000 मेरे पास था और वो लाइव अकाउंट में अगर हम ट्रेड करेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना बनेगा, $50 या फिर $100 बनेगा। वो तो कुछ काम का चीज़ तो नहीं है यूके में। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो प्रॉप फर्म में शुरू करते हैं। तो प्रॉप फर्म वो टाइम पे FTMO था, माई फॉरेक्स फंड्स था, एंड ये सारे पुराने MFF, ये फॉरेक्स फंड ट्रेडर ये सारे थे। उसके बाद ये प्लाडन वगैरह वाले आए थे, वो स्कैम वगैरह किया बीच में। बहुत धक्के का है बट ठीक ठाक चला अभी तक, हो रहा है। बस ये है मेरा जर्नी अभी तक। 9 साल हो गए, 9-10 साल हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भाई। इसमें जैसे प्रोप फर्म के अंदर आपको ट्रेड करते हुए कितना टाइम हो गया होगा? प्रॉप फर्म में आई थिंक 4-5 साल हो गया मेरा। ओके। अभी भाई एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन पूछूंगा, हालांकि लोगों को ना बहुत ज़्यादा ये होता है जानने का, किसी भी जैसे कोई भी पॉडकास्ट देख रहा हो कि मतलब किसी भी बंदे का पॉडकास्ट देख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जैसे आपने अभी तक जैसे 4-5 साल आपको प्रॉफर में हो गए, आपका अप्रोक्सीमेटली टोटल पे आउट कितना होगा? एंड जो आपका एक इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे आप चैलेंजेस बाय करते हैं, तो आपका टोटल पे आउट अभी तक कितना होगा? एंड चैलेंजेस में आपने कितना फी लगभग इन्वेस्ट किया होगा एक अप्रोक्सीमेटली? भाई देखो, जब जब ये मतलब इंडियन ऑडियंस को मैं जब ये नंबर्स बताऊंगा तो थोड़ा मतलब उनको ये लगेगा कि भाई ये क्या बक रहा है, क्योंकि उनका सोच ही वहां तक नहीं है कि मैं इतना कमाऊंगा और इतना मतलब खर्च करूंगा पहले तो। ठीक है। और पहला आपका माइंड थोड़ा ओपन रखो कि नंबर्स को झेल सके और नंबर्स सुन के उतना हैरान मत हो। ठीक है। तो मेरा भी अभी तक जितने भी, भाई सच में बताओ तो मैं कभी भी ये कैलकुलेट ऐसा नहीं किया कि भाई इतने इतने नंबर है, इतना नंबर है। मुझे पता है कि एंड ऑफ द ईयर में प्रॉफिटेबल था एंड अच्छा खासा पैसा कमा लेता था। जितने भी जो भी चीज़ चाहिए, अगर वॉच चाहिए, ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, कुछ भी खरीद सकता था। वो मोटिव था मेरा। ये नंबर का गेम में कभी नहीं खेला पहले पहले तो। बट अगर नंबर का ही बात करूं, आई थिंक शायद 600 के ऊपर होगा, 600K के ऊपर, क्योंकि फंडिंग टिप्स अकेला एक फर्म है जहाँ पे मेरा 150K बना। अभी लिवेक्स में 2 महीने पहले मेरा 120K या 140K बना, तो वहीं पे 300 के आसपास बन रहे हैं। बाकी छोटे मोटे फर्म्स है, अल्फा हो गया, फायर्स हो गया, या फिर टॉप स्टेप हो गया, ये लूसिड हो गया, ये सारे फ्यूचर्स वाले भी है जिसमें भी पैसा आए थे। तो आई थिंक शायद पूरा मिला के अराउंड 500-600K तो हो ही जाएगा। और इन्वेस्टिंग का बात करूँ, वो भी मैंने ढंग से ट्रैक नहीं किया बेसिकली, बट हमेशा मैं जब भी देखता हूँ, मेरा वर्स्ट के सिनारियो जो रहता है, मैं 5 बार ट्राई में एक पे आउट निकाल लेता हूँ कुछ भी करके। मतलब अगर मैं 5 चैलेंजेस लिया, कुछ भी करके मेरा एक पे आउट आ जाता है, जो आइदर मुझे ब्रेक इवन लेके आ जाएगा या फिर ब्रेक इवन से ऊपर लेके आ जाएगा। तो मैं हमेशा, मेरा रेशियो अगर कोई पूछता है कि कितना आपने इन्वेस्ट किया, मैं बोलता हूँ कि मेरा 5x का रिटर्न है। तो जहाँ पे मेरा अगर फॉर एग्जांपल 600K और 700K का अगर मेरा कुल मिला के पे आउट्स है, तो मैंने शायद अभी तक, क्योंकि भाई मैं तो बहुत पहले से हो, ये सारे इन्फ्लुएंसर्स जो भी आए हैं, हाँ ये अभी अभी आए थे, तो मैं जब से ट्रेड कर रहा हूँ वे बहुत पहले से ट्रेड कर रहा था। टॉप स्टेप वहाँ पे एक मंथली प्लान था और FTMO भी एक मंथ में पास करना था, वो टाइम से हूँ मैं। तो आई थिंक शायद मिला के मेरा 5x का ROI बना है, जहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं 600-650 के आसपास, तो मैं पूरा चैलेंजेस पूरा हिस्ट्री में आई थिंक अराउंड 120K के आसपास, 120 to 140K तक आराम से स्पेंड किया होगा। ये ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा है,
मैं जहाँ से स्टार्ट किया था, मैं 10,000 से ही स्टार्ट किया था। 10,000 से पे आउट आए, पे आउट से वो बड़ा कैपिटल बना, बड़ा कैपिटल से फिर से हमने रोटेट करके इन्वेस्ट करके ज़्यादा पे आउट्स लिया था। वहाँ से हमारा क्या होगा, एक एक दिन के बाद आपका बफर ही इतना बन जाएगा कि भाई आपके पास 100K है और चैलेंज तो $500 का है, तो आप क्या करोगे एग्रेसिव, ठीक है। तो मेरा 5x का रिटर्न तो होगा ही, 5x तक कॉस्ट तो होगा ही। वो तो सोच रहा हूँ कि अगर सोचे वो कैलकुलेशन के हिसाब से 600K का रिटर्न पर आई थिंक क्लोज टू 120-140K तक तो एटलीस्ट खर्चा हुआ होगा अभी तक। जितने भी मतलब कच्चा में ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैलेंजेस ही है, हम मॉनिटर खरीदेंगे, कैमरा खरीदेंगे, ये लैपटॉप खरीदेंगे या जो भी है, सारे मिला के तो उतना तो हो ही जाएगा आराम से। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था पहले फंडिंग पिप्स और उसके पहले FTMO वगैरह माई फॉरेक्स फंड्स में आई थिंक मेरे पूरा मिला के 20 या 25 अकाउंट उड़ गए थे। तो अगर हम उसका ही हम एस्टिमेट करें तो 300-400 पे मिलता था अकाउंट, अभी तो महंगे हो गए। वो टाइम पे 350-400 में मिलता था 100K अकाउंट। उसका कैलकुलेशन करेंगे तो आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली वही पे 10,000 बन रहे हैं, 10-11,000 बन रहे हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 120-140K तो बन ही होगा। नहीं भाई ठीक है ना, फिर भी मतलब बहुत है। आपने 5,000 10,000 अब मतलब आप जैसे बता रहे हो आपने 120K इन्वेस्ट किया, ठीक है, लेकिन वो भी तो आपने कमा के किया ना। अब जैसे आप वो ROI पे आउट देखोगे से तो ही आए वहाँ हैं। से मैं देखोगे तो ऐसा नहीं बहुत है कि बढ़िया। मैंने मेरा सैलरी से निकाला या फिर कहीं और से निकाल के मैंने लोन लेके वो लगा दिया। वो पे आउट से आए थे और उसको री इन्वेस्ट किया। कोई पे आउट घुस जाता था उसमें ही, हमें पैसे भी नहीं मिलते थे फिर वापस। कोई पे आउट ऐसा रहेगा, पे आउट हम इन्वेस्ट करेंगे $300, $3,000 का पे आउट आएगा, $300 इन्वेस्ट करेंगे हम, वो फेल भी नहीं करेंगे 10 पे आउट तक, तो वो अकाउंट चलता रहेगा 10 पे आउट तक। तो अपना वो लक के ऊपर है कि मतलब वो कैसा चलेगा। जब अपना सिस्टम अच्छा चल रहा है तो वो चलता रहेगा, सिस्टम अच्छा नहीं है तो ड्रॉ डाउन आएगा तो अकाउंट भी उड़ेंगे। तो लोग ये सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी का चीज़ मतलब मैंने एक अकाउंट खरीद लिया एंड उसको मतलब ज़िंदगी भर के लिए कमा लिया। हाँ कर सकते हो, बट उसमें ये दिक्कत है, जो बंदा एक अकाउंट लेके उसको साल भर के लिए चला रहा है और जो बंदा 2-3 अकाउंट फेल करके एक पे आउट ले रहा है, वो बंदा हमेशा उससे बेटर पे आउट निकालेगा, उससे ज़्यादा पे आउट निकालेगा, क्योंकि उसको मॉडल समझ में आ गया कि भाई 2 अकाउंट फेल भी हो गया, मैं जल्दी 1 महीने में या 2 महीने में मैं एक और पे आउट निकाल दूंगा। तो जो बंदा ड्रॉडाउन में जाके जब तक वो रिकवरी करेगा तब तक आपका पे आउट भी आ जाएगा। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा भाई ये तो चलो अपनी पर्सनल चीज़ें हो गई कि आपने अभी तक कितना पे आउट लिया। अभी जैसे मैं थोड़ा सा ना ये मतलब कुछ दिनों से देख रहा था जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं बिगिनर ट्रेडर भी हैं वो बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं CFD की तरफ। अब जैसे मान के चलो आज से आप मतलब 2026 में आप फॉर एन एग्जांपल आप प्रॉफर्म के बारे में जानते, ठीक है, एंड आप एक एवरेज ट्रेडर होते, नॉर्मली आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होता 1:2 या 1:3 RR के साथ आप ट्रेड कर रहे होते। आप अभी के टाइम के हिसाब से आप किस चीज़ के अंदर ज़्यादा ट्रेड करते? आइदर आप CFD के अंदर जाते या आप फ्यूचर्स के अंदर जो है ज़्यादा ट्रेड करना पसंद करते? भाई अभी तो मेरे पास कैपिटल पड़ा हुआ है, तो मैं तो उसको खाली तो नहीं रखूँगा। तो हम अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी फ्यूचर्स का फर्म है, फ्यूचर्स थोड़े बहुत अभी जो भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसमें ऑटोमेशन अलाउड है। तो मैं क्या करता हूँ उसमें ऑटोमेशन लगा देता हूँ, मैं ट्रेड ही नहीं करता हूँ। क्योंकि भाई एक तरीके से ओवरवेलमिंग बन जाता है आपके पास जब भी कैपिटल, भाई मेरे पास अभी कैपिटल पड़ा हुआ है 200K 400K, तो मैं क्या करूँ उस कैपिटल का। तो इधर यूटिलाइज करके उसको और ज़्यादा बना सकता हूँ कि भाई मैं 1 मिलियन पहुँचूँ या फिर 10 मिलियन पहुँचूँ या फिर 5 मिलियन पहुँचूँ। तो उसमें एक चीज़ बन जाता है कि आपके पास टाइम ही इतना लिमिटेड है। पहला तो मैं बिजनेस भी करता हूँ, ये मतलब यहाँ का बिजनेस है मेरा, दुबई में भी एक बिजनेस है, तो बिजनेस भी करता हूँ, मेरे पे यहाँ पे यूके में थोड़ा बहुत काम भी रहते हैं और ट्रेडिंग भी करना है। तो ये सारा एक मतलब एक बंदा नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको वो लाइफस्टाइल भी चाहिए कि भाई मैं ट्रेड करूँ, ये करूँ वो करूँ,
तो उसमें एक लिमिटेशन आ जाता है कि भाई इससे ज़्यादा कमाना मुश्किल है, उससे ज़्यादा कमाना और मुश्किल है, क्योंकि कितना कितना कर लोगे। मैं और मॉर्निंग स्टार भी बात करते रहते हैं, भाई इतने सारे अकाउंट है, वो खुद पूछता है कि भाई आप कैसे ट्रेड कर लेते हो इतने सारे अकाउंट, क्योंकि अगर टॉप स्टेप का देखे 5 अकाउंट हो जाएगा, लूसिड का 5, फंडेड नेक्स्ट का 5, फंडेड नेक्स्ट का 11-12 रहते थे पहले एलोकेशन, अभी 5 बन गए। एपेक्स में 20 अकाउंट बन जाएंगे, फंडिंग पिप्स में 3 अकाउंट बन जाएंगे, फंडेड नेक्स्ट नॉर्मल सीएफडी में 3 अकाउंट आ जाएंगे, अल्फा में 2 अकाउंट आ जाएंगे, क्यूटी में 2 अकाउंट आ जाएंगे। भाई कितने कर लोगे? मतलब एक, मैं अगर चैलेंजेस का भी बात करूं, कभी कभी मैं चैलेंजेस का हिसाब रखता हूं जनरली कि भाई कितने कितने कैपिटल फंसा हुआ है मेरा चैलेंज में, तो कभी कभी देखता हूं 20-30 हज़ार चैलेंज में ही फंसा रहता है। तो भाई मतलब कितना इन्वेस्ट कर लोगे? अगर कुछ उड़ गया तो 20 हज़ार का नुकसान तो झेलना ही होगा अपन, एक एक तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ, ऑटोमेशन पे सारे फ्यूचर जितने भी अलाउ करते हैं वो फ्यूचर फर्म में मैं ऑटोमेशन बॉट लगा के छोड़ देता हूँ। पैसा आया तो वो पैसों से एक और अकाउंट लूंगा, अकाउंट से वो रोटेट करते जाएगा, रोटेट करते जाएगा। पैसा नहीं बना तो एक और चैलेंज बनाएंगे, चैलेंज से उससे फिर पैसा निकालने जाएगा। सिर्फ सीएफडी वाले अकाउंट जितने भी है वो मैनुअल ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें बॉट्स वगैरह अलाउड नहीं है सीएफडी में। तो सीएफडी में मैं मैनुअल ट्रेड करता हूँ जितने भी अकाउंट है, बस। अच्छा भाई, जैसे मैं ये चीज़ पूछ रहा था, जैसे जो लोग बिगिनर ट्रेडर कर रहे हैं, जैसे आज की डेट में मान के चलो आप स्टार्ट करते, आपके पास कैपिटल नहीं होता, आपका वही कैपिटल होता 2000 या $3000 या $1000 मान के चलो, तो आप किस चीज़ के अंदर ज़्यादा जाते? आइदर आप सीएफडी के अंदर जो है चीज़ें अच्छे से स्टार्ट करते कि आप कंसिस्टेंसी से पहले एक आप अपना वेल्थ बनाते कि ठीक है मेरे पास 10-20 हज़ार $50,000 जो है अमाउंट होना चाहिए, फिर मैं जो है स्टार्ट करूँगा। क्योंकि आज की डेट में ना बहुत ज़्यादा लोग जिनको मतलब एवरेज ट्रेडिंग भी आती है ना, वो मतलब सीएफडी से 1-2 पे आउट ले लिए, वो तुरंत के तुरंत फ्यूचर्स के अंदर शिफ्ट होने लगते हैं। तो भाई मैं बताता हूँ, ऑब्वियसली सीएफडी ट्रेड करना थोड़ा आसान है, ठीक है, क्योंकि वो स्टैटिक ड्रॉडाउन रहेगा थोड़ा बहुत, ये चीज़ है। बट फ्यूचर में मैं ये चीज़ देखता हूँ, अगर आप सारे मॉडल्स देखें तो हर एक बंदे का ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से एक मॉडल तो मिल ही जाएगा फ्यूचर में। सीएफडी में वैसा नहीं है, क्योंकि सीएफडी में बहुत लिमिटेशन है, 1 स्टेप मिलेगा या फिर 2 स्टेप मिलेगा या फिर इंस्टेंट मिलेगा, इंस्टेंट जो काम का नहीं है, राइट। बट अगर हम फ्यूचर्स का बात करें, फ्यूचर्स में जल्दी पास, मतलब एक दिन में पास करने वाला अकाउंट भी मिलेगा, या फिर 2 दिन में पास करके बिना कंसिस्टेंसी रूल फंडेड अकाउंट मिल जाएगा आपको, कि आप जितने भी बनाओ उसमें 50% दे देंगे हम पे आउट। तो हर एक के लिए एक मॉडल तो रहेगा फ्यूचर में। तो बेसिकली जो भी बंदा, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि मैं $1000 के साथ आ रहा हूँ, $2000 के साथ आ रहा हूँ या फिर $500 के साथ आ रहा हूँ, उसको पहला ये चीज़ देखना पड़ेगा कि भाई पहला एक लिस्ट बना देते हैं कि कितने प्रॉप फर्म है, जितने भी रिलायबल वाले हैं, फंडिंग पिप्स हो गया, लूसिड हो गया, ट्रेडिफाई हो गया, ये जितने भी रिलायबल फर्म्स है वहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ पहले। उसमें सारा मॉडल निकाल लेते हैं कि हाँ भाई इसमें 1 स्टेप मॉडल क्या है, 2 स्टेप मॉडल क्या है, फ्लेक्स का मॉडल क्या है, इसमें प्रो का मॉडल क्या है, डायरेक्ट फंडिंग का मॉडल क्या है। उसके हिसाब से पहला रूल समझो कि आप जिस भी फर्म सेलेक्ट करते हो और जिसकी भी मॉडल सेलेक्ट करते हो, वो अगर आप उसको आसान मानते हो, फॉर एग्जांपल लूसिड फ्लेक्स का अकाउंट हो गया, उसमें 2 दिन आपको ट्रेड करके पास करना होगा, मतलब पहले दिन 1500 बनाना है, दूसरे दिन 1500 बनाना है, 3000 बन जाएंगे और आप पास हो जाएंगे, ठीक है। और फंडेड अकाउंट आ जाएगा तो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब आप कैसे भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आप बड़े रिस्क रिवॉर्ड वाले हो, मतलब जहाँ पे 1:2 1:3 करते हो, या फिर छोटे छोटे लॉट लेके मतलब आप मतलब वो भी करते हो, तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से कुछ दिक्कत नहीं आने वाला है उसमें। अगर आप प्रो का अकाउंट लेते हो तो एक ही दिन में पास कर सकते हो, राइट। अगर न्यूज़ में भी कर सकते हो या फिर किसी और में भी कर सकते हो, बट उसमें क्या होगा, कंसिस्टेंसी आ जाएगा फंडेड अकाउंट में। तो अगर आपको आपका ट्रेडिंग स्टाइल और सिस्टम के बेसिस पे आपको मॉडल वो सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे एक वीक में 2 विनिंग स्ट्रीक तो आ ही जाएगा, 2 दिन बैक टू बैक आ ही जाएगा, ठीक है। अगर 2 दिन बैक टू बैक आ ही जाएगा तो मैं लूसिड फ्लेक्स का अकाउंट लेता हूं, जहां पे मेरा कंसिस्टेंसी नहीं बनेगा फंडेड अकाउंट जाके,
ठीक है, तो 2 दिन में एक अकाउंट पास, चलो ठीक है, मंडे ट्यूसडे आपको इससे लग गया, एक और अकाउंट लोगे, $50 का अकाउंट है या 90 डॉलर का अकाउंट है, $80 का है शायद, 2 अकाउंट ले लेंगे, एक अकाउंट तो फंडर हो जाएंगे आपका वो वीक में, क्योंकि आपका सिस्टम पे भरोसा है कि एक वीक में 2 विनिंग स्ट्रीक तो मिल ही जाएगा मुझे, ठीक है, तो 2 विनिंग स्ट्रीक में आपका अकाउंट पास हो गया। तो अगले वाला वीक में अगर आपको थोड़ा रिस्क कम करके फंडेड अकाउंट में ट्रेड करना है वो भी कर सकते हो, अगर आपको बड़ा रिस्क रिवॉर्ड खेलना है वो भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। तो आपको वो वैसा मॉडल वाला सेलेक्ट करना होगा जो आपका सिस्टम दे सकते हैं। अगर आपका सिस्टम बोलता है कि भाई मैं दिन भर स्कैल्प कर सकता हूँ अच्छे खासे, ठीक है, मतलब मैं दिन भर छोटे छोटे ट्रेड लेता हूँ और छोटे छोटे टीपी लेता हूँ, मतलब दिन का 100-200 वैसा वैसा बना लेता हूँ, तो उसमें आप कंसिस्टेंसी वाला मॉडल पे भी जा सकते हो। तो पहला आपका ये समझना पड़ेगा कि मुझे कौन सा मॉडल बेस्ट है। अगर वो मॉडल समझ गया हमने और वो एक रिलायबल फर्म है, तो मैं बोलता हूँ उसमें पहला टारगेट करो, उसमें पे आउट निकालने का पहला कोशिश करो, उससे पे आउट आने के बाद आप जो भी फर्म सेलेक्ट करना चाहते हो, रिस्की वाले, नए वाले, सस्ते वाले, $10 वाले, आप जो भी करना चाहते हो आपका मर्जी, बट पहला एक चीज जो आपका सिस्टम के हिसाब से आपका मॉडल बैठ रहा है उसमें आप मास्टर हो जाओ। जहाँ पे मेरा मास्टरी था फंडिंग पिप्स वन स्टेप अकाउंट, जब वो लॉन्च हुआ था $399 में एक अकाउंट मिल रहा था, वन स्टेप अकाउंट, 1 day टू पास था, एक दिन में पास कर लेता था मैं, क्योंकि मेरे पास इतना बफर पड़ा होता वो टाइम तक, ऑलरेडी 120-140 के इन पे आउट था मेरा, बाकी सारे फर्म्स मिला के, तो मेरे पास कैपिटल तो पड़ा था $300, तो क्या ही चीज़ है, डिस्काउंट भी मिलता था फेलियर पे 10%, तो मैं लेता था एक दिन में पास। सेकेंड मतलब वो टाइम पे ऑनबोर्डिंग भी नहीं था फंडिंग पिप्स में, तो सेकेंड डे जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ उसमें पे आउट आता था, तो 2 दिन में मैं पे आउट तक पहुंचता हूं। तो आप बोलो एक वीक में मेरा एक सिस्टम है, 2 दिन लूजिंग स्ट्रीक भी हो गया, ठीक है, तो एक दिन का डेली ड्रॉडाउन के आसपास मेरा एसएल लगेगा, नहीं तो 2% 3% का एसएल लगेगा, बट अगले वाला दिन मैं उसको रिकवर करूंगा ब्रेक इवन या फिर थोड़ा ऊपर, बट तीसरे वाला दिन अगर मेरा विनिंग स्ट्रीक आ गया तो मैं पास हो जाऊंगा, चौथे वाला दिन पे आउट, या फिर 2 दिन विनिंग स्ट्रीक आ गया तो 2 दिन में पे आउट आ जाएगा मेरा। तो ये मॉडल में रिपीट करते करते फंडिंग बिप्स में 50 पे आउट तक पहुंच गया, तब जाके फंडिंग बिप्स ने चेंज किया रूल, तब तक ऐसे ही था कि 1 day पास था, ठीक है, उसके बाद वो लेवरेज कम कर दिया 1:5 या 1:10, उसके बाद मैंने उसमें छोड़ दिया और 2 स्टेप लेना शुरू किया। बट जो मॉडल आपको सही लगता है उसमें आप रिंस एंड रिपीट करो, क्योंकि उसमें बहुत पैसा बनेगा। क्योंकि अभी जैसे जैसे चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं ना, वैसे वैसे प्रॉप फर्म थोड़ा सा चीज़ों को डिफ़िकल्ट करते जा रहे हैं, जैसे जैसे वो तो हमेशा होने वाला है, क्योंकि मैंने अभी 1-2 महीने पहले लिवेक्स में ट्रेड कर रहा था, लिवेक्स में बहुत अच्छा था मॉडल, जो भी मॉडल था लिवेक्स इंस्टेंट वाला मॉडल बहुत लुक्रेटिव था, उसमें पैसा भी कम थे और पे आउट का पोटेंशियल भी ज़्यादा था, और वो इंस्टेंट अकाउंट था, नो रूल्स वगैरह। बट अभी उसने क्या किया, थोड़ा रूल्स वगैरह बदल दिए, ड्रॉडाउन कम कर दिया, क्योंकि मैंने भाई सच बोलो तो वो डरते हैं, क्यों कभी कभी ट्रेडर्स से भी डरते हैं। मैंने 1 महीने में उसमें 100K का पे आउट निकाला CFD फर्म से 1 महीने में, तो भाई ऑब्वियसली उनको तो कुछ तो फिक्स करना पड़ेगा, तो उसने क्या किया 10% ड्रॉडाउन 6% कर दिया, प्राइसिंग बढ़ा दिया था, प्राइसिंग एडजस्ट कर लिया। तो मैंने बोला कि भाई ये तो नहीं जम रहा है, मैं तो नहीं करूँगा अभी से, जो भी अकाउंट है उसका अगर रिफंड हो सकता है तो दे दो। ये बाकी लिविक्स वाला आपका मैंने देखा भी था इंस्टाग्राम पे, आपने शायद स्टोरी लगाया था, कोई $10,000 का आपका एक सिंगल पे आउट था। मैं कहा मैं तो नाम भी नहीं सुना है इस प्रॉप फर्म का, पता नहीं साईं भाई ने कहाँ से ढूंढ लिया। मेरा $11,000 का एक पे आउट था, टोटल 24,000 एक वीक में आया था, और 1.5 मंथ में आई थिंक 125K किया था मैंने उससे। क्योंकि एक मॉडल समझ लो जो आपको अच्छा लगता है, एंड वो मॉडल पकड़ के उसको रिंस एंड रिपीट कर दो, ताकि जब तक वो प्रॉप फर्म रियलाइज होके आपको वो मॉडल ही फिक्स कर दे। क्योंकि अगर एक ट्रेडर को समझ आता है कि एक मॉडल से पैसा बन रहा है, तो प्रॉप फर्म को भी पता है वो लूप होल है, तो वो कभी ना कभी फिक्स कर देगा। जब तक वो फिक्स करेगा तब तक आपको पूरा यूटिलाइज करना होगा, एक्सप्लॉइट कर दो या कुछ भी कर लो,
बट जितना आपके पास कैपिटल है उसमें सारा घुसा के उससे पे आउट निकालने का कोशिश करो। एक पे आउट से वो बफर बनता जाएगा, बफर से 4 अकाउंट लो, 4 अकाउंट से 5 अकाउंट लो। जब आप मैक्स फंडेड हो जाओगे, मैक्स फंडेड से उसको रिंस एंड रिपीट करते जाओ। वही है गेम, प्रॉप फर्म का गेम वही है और कुछ नहीं है। अच्छा भाई, जैसे जो लोग सीएफडी ट्रेड करते हैं, अब आपको तो ठीक है 4-5 साल हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको। जो लोग जैसे आज की डेट में सीएफडी ओनली ट्रेड कर रहे हैं, आपके हिसाब से कौन सा बेटर तरीका है? जैसे बंदे ने आज मान के चलो फंडेड अकाउंट पास किया, आइदर वो जो है बड़े पे आउट की तरफ उसको सोचना चाहिए, या उसको ये सोचना चाहिए कि यार भाई ठीक है 1.5 से 2% भी पे आउट लेते हैं, 1.5% भी लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्राई करते हैं ज़्यादा टाइम तक उस अकाउंट को अपने पास रखें। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर वो बड़ा पे आउट बनाने जाएगा 5%, 8%, 10%, तो वो रिस्क भी ज़्यादा लेगा एंड चांसेस हैं कि वो अकाउंट को ब्लोन भी कर सकता है। हाँ, तो आपके हिसाब से रिस्क का कौन बात सा नहीं है। बेटर तरीका मैं हो बताता हूँ, मुझे जहाँ तक मैंने मार्केट में देखा था, फंडेड अकाउंट में अगर आप जितना कम टारगेट कर सकते हो उतना कम ही टारगेट रखो, जहाँ पे आपको पहला पे आउट आ जाए, क्योंकि उसमें आपको कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हो जाता है। बहुत लोग ये करते हैं, 1-2% बना लेते हैं, उसमें ओवर ट्रेड करके फिर गवा देते हैं। तो वो करना ही क्यों है? क्योंकि अगर आपको लगता है कि भाई 3 दिन में पे आउट आएगा, 4 दिन में पे आउट आएगा, तो आप वो उसको टच ही क्यों करना है भाई? एक और खुद का नया अकाउंट ले लो, $40 में या $30 में आपका पे आउट तो $500 या $300 का आ रहा है। $30 में तो एक अकाउंट किसी ना किसी का तो मिल ही जाएगा। तो अगर आपको ट्रेड करने का इतना भी खुजली हो रहा है तो उसमें ले लो, उसमें लेके कर लेना, उसमें लेके कर लो। क्या उसमें मतलब फंडेड अकाउंट में करके क्या फायदा मिलने वाला है आपको? तो मैं कभी भी सोचता हूँ, जब आप बड़ा पे आउट के लिए ट्राई करते हैं, हाँ इंस्टाग्राम एंड एक्स पे ये सारे अच्छे दिखते हैं। जब आप मतलब 10,000 का पे आउट, 20,000 का पे आउट जब आप पोस्ट करते हो, भाई लोग आके बोलेंगे भाई एकदम सही किया आपने, मस्त ट्रेडर हो। वो सुनने में अच्छा लगता है, बट उसमें अकाउंट बहुत उड़ते हैं, क्योंकि आप कोशिश करते हो कि भाई मैं बड़ा पे आउट जाऊं, वो ट्रेडर को बीट करो, उसने 500 की, मैंने 1000 बनाना पड़ेगा मुझे, वो उसने 100K किया, मैं 2000 बनाऊंगा। तो उसमें ही घुस जाएंगे आप, कंपटीशन में घुस जाओगे। तो उसमें मत जाना। पहले जितना बन रहा है 100K में, अगर आप ट्रेड कर रहे हो 500 बन रहा है, 1000 बन रहा है, मैंने $20 का पे आउट भी लिया था 100K का अकाउंट पे, कभी कभी फंडेड नेक्स्ट में। क्योंकि फंडेड नेक्स्ट में क्या है, आई थिंक उसका $50 का मिनिमम है पे आउट, एंड उसमें आपका रिफंड भी आ जाता है फीस, और वो 20 दिन के बाद आता है। वो भी नहीं है कि 5 दिन 10 दिन वाला है, 21 डेज का पे आउट है। तो मैं $50 बना के, मतलब $1000 रिस्क लेता हूँ, $50 दिखता है, $50 में मैं काट के छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे $1000 फिर वापस आएगा। वो तो रिस्क फ्री बन जाएगा मेरा। जब तक वो रिस्क फ्री बनेगा, मैं एक और अकाउंट ले सकता हूँ, इधर उसमें ले सकता हूँ, या फंडिंग पिप्स में ले सकता हूँ, या किसी और में ले सकता हूँ। मैं क्यों छोड़ू $1000? 20 दिन का वेट ही करना है भाई। $1000 तो भाई किसी का, एक बंदे का इंडिया में सैलरी है। मैं क्यों छोड़ू $1000? मैं अगर $2000 1% रिस्क लेके भी $50 कमा रहा हूँ 200 के अकाउंट पे, तो कुछ बुरी बात नहीं है। $50 मैं काट लूंगा, क्योंकि मुझे रिफंड आ रहा है। मैं वेट कर लूंगा 20 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। बट लोग उसमें क्या करते हैं, वो पहले तो वो देता था चैलेंज से भी रिफंड, तो 10% का अगर आप बनाओगे तो चैलेंज से भी रिफंड मिलता था। तो लोग उतना कोशिश करते हैं कि 10% बना जाए, उसमें चैलेंज से भी रिफंड आ जाएगा मेरा, उससे पैसा आ जाएगा, और गवा देते हैं अकाउंट। जितना वो $1000 के लिए अगर आप $50 का ट्रेड करके 1000 निकाल लेते, तो कितने के पैसे बच जाते? तो मैं तो बड़ा अकाउंट में बात कर रहा हूँ, छोटा अकाउंट में भी सेम सीन है। 5000 का ले लो, 10,000 का ले दो, सेम कॉन्सेप्ट है। आपका जितना अच्छा भाई, देखिए आज जितना जैसे भाई कैपिटल है आज की उससे डेट आप में करोगे ना। जैसे भाई आज की डेट में आप जैसे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को लेकर के आप जैसे नॉर्मल प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हो, या क्या आप जैसे कुछ नई चीज़ें आईसीटी एसएमसी इस तरीके की चीज़ें आप ट्रेड करते हो? भाई मैंने तो, मेरा सिस्टम जो है मैंने खुद बनाया है। और मेरा ये आदत था बहुत पहले से, क्योंकि मैं इंडियन मार्केट से आता था। इंडियन मार्केट में बहुत बैक टेस्ट भी करता था, दिन भर बैठ के बैक टेस्ट वगैरह करते थे, पाइथन को कोड लिखते थे, बहुत बहुत बैक टेस्ट करता था। मुझे फॉरेक्स जब शुरू किया,
बस मुझे ये समझ में नहीं आया कि सारे कॉन्सेप्ट्स तो ठीक है, उसमें से हम कैसे उसको यूटिलाइज करके एक तरीका ढूंढे जहाँ पे एक प्रेडिक्टेबल वे में मार्केट मूव करते हैं। तो वहाँ से मैंने एक कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई किया कि थोड़ा बहुत सारा तो रेंज का खेल है कि कहाँ से कहाँ तक मार्केट घूम सकता है, राइट। तो वो रेंज के हिसाब से एक कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड डिविएशन। और हमेशा स्टैंडर्ड डिविएशन तो हम जब स्कूल या कॉलेज में है वो तो तब पढ़ा होगा। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब एक बेल कर्व रहेगा ऐसा, एक कर्व की तरह रहेगा, और इधर इधर एक लाइन रहेगा, बीच का सेंटर है -1 एंड +1। तो सेंटर से हमेशा हम लोग ये देखते हैं कि कितना मार्केट इधर साइड आ सकता है ऊपर साइड और कितना नीचे साइड। तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन के बेसिस पे लेवल बनते हैं, और वो लेवल का हम लेवल के बेसिस पे हम थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट जो भी नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स है उसमें एक प्राइस एक्शन पैटर्न्स एनालाइज करते हैं कि कौन सा सेशन में क्या हो रहा है, उसमें सेशन का टाइमिंग्स के हिसाब से कुछ फेक का लिक्विडिटी क्या है। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स भी यूज़ करता हूँ लिक्विडिटी वाले, जितने भी लिक्विडिटी मतलब ये तो नया नाम हो गया लिक्विडिटी, बहुत पहले से भी है वो स्टॉप लॉस एंड हंट। मतलब लिक्विडिटी स्वीप हो गया, स्टॉप लॉस एंड हंट वही बात है। मतलब एक फेक ब्रेकआउट तो लिक्विडिटी स्वीप ही मांगते हैं, राइट, छोटे टाइम फ्रेम पे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो यूज़ करता हूँ। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन बोल के एक सिस्टम पूरा वही उसी से बनाया है, उससे मैं ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ बस। हाँ सही है भाई। अच्छा भाई, जैसे CFD प्रॉफर में स्पेशली आपके हिसाब से अभी आप जैसे मान के चलो, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं मेरे से ये वाला कि CFD प्रॉफर में बेस्ड अकाउंट कौन से होते हैं। अभी तो बहुत सारे अकाउंट्स आ गए, जैसे आपके हिसाब से इंस्टेंट अकाउंट बेस्ड होता है, 1 स्टेप अकाउंट बेस्ड होता है, या 2 स्टेप या 3 स्टेप? भाई अभी के मार्केट में मुझे ढंग का जो भी 1 स्टेप या इंस्टेंट वाले अकाउंट तो कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अपने पास जो भी रिलायबल फर्म्स है, जो फंडिंग टिप्स हो गया अपना पास, उसमें 2 स्टेप वाला ले सकते हो जो सही है, रिलायबल है, और आपको पे आउट का भी दिक्कत नहीं आने वाला है उसमें, ठीक है। बाकी अगर 1 स्टेप में कुछ अच्छा है तो वो उतना नहीं मिल रहा है कुछ भी अपना अभी के लिए ऑप्शंस में। ओके 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 ओके। बहुत सारे लोग हैं जो जैसे इंस्टेंट अकाउंट को भी परचेज करते हैं कि ठीक है, मैं मेरे को चैलेंजेस पास नहीं करने पड़ेंगे, मैं तुरंत ज्वाइन करूंगा एंड बस हो जाएगा, मेरा पे आउट बन जाएगा। हाँ, इंस्टेंट तो है, बहुत मॉडल्स तो है, बट वो बहुत मुश्किल होगा आपको ट्रेड करना। उसमें आइदर ट्रेलिंग लॉजिक होगा या फिर कुछ कैप और कंसिस्टेंसी रहेगा, तो वो दिक्कत आ सकता है। बट ओके मैं ओके। अगर सजेस्ट करूं तो सबसे आसान मॉडल तो 2 स्टेप वाला मॉडल है। बाकी आपको लगता है कि अगर मैं इंस्टेंट में ट्रेड करके पैसा कमा लूंगा तो आप इंस्टेंट ले लो बिल्कुल आराम से, या फिर कुछ 1 स्टेप आपको सही दिखता है और सही लगता है तो 1 स्टेप ले लेना। 1 स्टेप तो बहुत अच्छा, बढ़िया है, आपने बट स्टार्टिंग अच्छे में वाले 2 1 स्टेप? स्टेप काम बहुत। ज्यादा कोई। 1 स्टेप बढ़िया है क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा पैसा 1 स्टेप वाले अकाउंट में ही बनाया है। बट अभी के मार्केट में 1 स्टेप जो भी अभी मार्केट में है उसमें उतना दम नहीं है, जो पहले था वो नहीं है अभी। तो अभी 2 स्टेप में मुझे शिफ्ट करना पड़ा, तो इसलिए 2 स्टेप वाले अकाउंट ही ट्रेड कर रहा हूँ अभी आजकल। ओके ओके। अच्छा भाई, एक लास्ट क्वेश्चन एंड इसके बाद हम एंड करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। जैसे आज की डेट में आप मान के चलो, आपके पास एक $500 से लेकर के $1000 का पोर्टफोलियो है, क्योंकि इंडिया में ना जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं उनके पास लगभग इतना अमाउंट ही होता है, 500 $1000, एंड कुछ लोगों के पास ज़्यादा भी होता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास $500 से लेकर के $1000 है, ठीक है, एंड आप प्रो फर्म में आए हो एंड आपने अपना एक रोड मैप बनाया है कि आपको फर्स्ट आपको $10,000 अचीव करना है, फिर $20,000, एंड फिर आपको ग्रो करके अपना कैपिटल को $100,000 तक पहुंचाना है, ठीक है। अगर आप 2026 में स्टार्ट कर रहे होते तो आपका किस तरीके का रोड मैप होता एंड कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चैलेंजेस को बाय करते एंड किस तरीके से आप ट्रेड करते हैं? भाई अगर मेरे पास सच में बोलो $500 में तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको बहुत स्ट्रेस रहेगा 500 में ट्रेड करके। क्योंकि अगर आपके पास 500, अगर मैं बोल दूं कि 500 में ये अकाउंट ले लो वो अकाउंट ले लो,
लोग उसका जितने भी ज़िंदगी भर का सेविंग है $500, वो आके बता देंगे कि भाई मैंने ऐसा ऐसा लगा दिया, मैंने सक्सेसफुल नहीं बन पाया, मेरा 50K या 100K नहीं बन पाया। तो 500 में तो थोड़ा मुश्किल है, 1000 में फिर भी कर सकते हैं, 500 तो बहुत मुश्किल है। $1000 अगर किसी के पास है तो पहले जो हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया था कि आपके हिसाब से, आपका ट्रेडिंग स्टाइल और आपका मॉडल के हिसाब से एक मॉडल फाइंड आउट कर लो जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है एंड उससे आप पे आउट ले सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि भाई मैं ये मॉडल, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे लूसिड का फ्लेक्स अकाउंट बहुत सही लगता है, 2 दिन में पास हो जाता है, थर्ड दिन में अगर मैं बफर बना देता हूँ, बाकी दिन $100-150 कुछ बनाना पड़ेगा और मैं 4-5 दिन या 7 दिन के अंदर अंदर मैं पे आउट ले सकता हूँ। अगर गलती से मेरा एक अकाउंट भी उड़ गया, मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि $1000 में मुझे 10 अकाउंट मिलेंगे और मेरा जितना भी खराब विनिंग स्ट्रीक या लूजिंग स्ट्रीक होने दो, 10 अकाउंट में से मैं एक तो पे आउट ले लूँगा, बिल्कुल ले लूँगा। ठीक है, अगर हम एक पे आउट लेंगे उसमें, तो आई थिंक हमारा मिनिमम टू मिनिमम $2000 या $3000 तक ले सकते हैं पे आउट। तो 2000 भी आ गया अपने पास, तो हमारा 1000 बन गया 2000। तो पहला इसमें पे आउट ले लो, उससे थोड़ा बहुत कंपाउंड करके, अगर आपको मॉडल समझ में आ रहा है, उससे कंपाउंड करके पहले स्लो एंड स्टडी 10 तक बनाओ। 10 तक बनाना थोड़ा मुश्किल है, 1000 लेके आपको वो स्ट्रेस रहेगा कि भाई मेरा कैपिटल कहीं उड़ जाएगा या फिर कुछ और हो जाएगा। अगर किसी के पास $5000 है तो बहुत बहुत आराम से कर सकते हो। फ्यूचर में एक एक अकाउंट ले लेना, बस ज़्यादा मत लेना। एक अकाउंट $80-90 का मिलेगा, $80-90 लगाओ, उसको पास करो। अगर फेल हो गया तो एक और अकाउंट ले लो, उसको पास करो, उसमें पे आउट ले लो, $2000 आएंगे 5 से 7 दिन में। भले टाइम लगने दे, उसको रोटेट करके उसमें मैक्स फंडिंग हो जाओ। पहला उसमें मैक्स फंडिंग हो जाओ, देन आप एक और मॉडल देख लेना कि भाई मेरा कौन सा मॉडल जम रहा है। एक और सिमिलर मॉडल है लूसिड का सेलेक्ट वाला मॉडल। तो लूसिड का सेलेक्ट वाला मॉडल ले लो, लूसिड का सेलेक्ट वाला मॉडल से उसमें से रोटेट करो, वो बेस्ट तरीका है। उसमें से आपका 10K बनेगा, 10K से आप थोड़ा थोड़ा उसमें डाइवर्सिफाई करके CFD में भी आ सकते हो, फ्यूचर में भी आ सकते हो और किसी और में भी आ सकते हो। ओके 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 ओके। तो भाई वैसे आज आपका जो हुडी है वो पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा बता दीजिए लोगों को इसके बारे में भी। तो ये हमने स्टार्ट किया था अप्रैल 3rd या 4th को। ये एक ही महीना हो रहा है, मतलब 2 वीक हो रहा है। तो ट्रेडजू इज लाइक ए मार्केट प्लेस एंड एन एफिलिएट प्लेटफॉर्म। तो इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आप जो भी प्रोफॉर्म खरीदते हो, आइदर प्रोफॉर्म होने दो या फिर अगर ब्रोकर में भी ट्रेड कर रहे हो, आइदर अपना वेंटेज हो गया, एक्सम हो गया, या जो भी ब्रोकर में ट्रेड कर रहे हो, और अगर आप टूल्स भी ले रहे हो, फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग व्यू हो गया, ट्रेडज़ेला हो गया, या फिर कुछ और भी हो गया, फॉर एग्जांपल ट्रेड कॉपियर हो गए, इन सारे पे जितने भी आप परचेज करते हो उस पे आपको बेसिकली एक पॉइंट्स मिलेंगे। ये पॉइंट्स आप रिडीम कर सकते हो किसी की प्रॉप फर्म में। फॉर एग्जांपल अगर आपने लूसिड का अकाउंट लिया अपना कोड से, देन आपको पॉइंट्स मिलेंगे, वो पॉइंट आप रिडीम कर सकते हो, फिर लूसिड वाला अकाउंट खरीद सकते हो या फिर किसी और का अकाउंट भी खरीद सकते हो। सेकेंड हो गया, अपने पास बहुत सारा मार्केट प्लेस, अभी 15+ ब्रांड्स है जो इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे है। US हो गया, UK हो गया, इंडिया हो गया। इसमें आप रिडम्पशन कर सकते हो पॉइंट से, अमेजोन पे कर सकते हो, स्विगी कर सकते हो, ब्लिंकिट कर सकते हो, या फिर मेक माई ट्रिप कर सकते हो। ट्रैवल भी हो गया अपने पास, 400+ पार्टनर, होटल्स भी हो गए, 200+ होटल्स भी आएंगे। ये सारे में आप रिडम्पशन कर सकते हो। मतलब सोचो कि आपने एक प्रॉपफर्म का अकाउंट खरीदा और महीने भर का आपका ब्लिंकिट आ गया 10,000, तो आपका उसमें नुकसान तो कुछ नहीं है, फ़ायदा ही है। इंडियन प्रोडक्ट है, इंडियन बंदा ने बनाया है, तो ये बहुत ही अदर प्लेटफॉर्म जितने भी अभी अवेलेबल है, प्रॉपफर्म मैच हो गया या जो भी जिसका भी कंपटीशन है, उससे बहुत बेटर है। और इसमें आपका भी फ़ायदा है क्योंकि कंपटीशन से बहुत हटके है।
चलो थैंक यू भाई। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं आज के इस पॉडकास्ट के अंदर, एंड देखो अगर आगे टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर शायद हम लोग डिस्कस करेंगे। आपने जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताई है ना, वो पर्सनली मुझे भी नई लगी है, इससे पहले मैंने नाम नहीं सुना था। हालांकि आपने जो बताया शायद वो RSI जैसा कुछ होता हाँ, अरे बेसिकली हर एक मार्केट में हर एक जो भी इंडिकेटर होने दो, जो भी हम ट्रेड करते हैं, वो सारे स्टैंडर्ड डिविएशन पे ही बेसिस है। मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब एक लेवल निकालता है। RSI क्या लेवल निकालता है? 60 और 30 का लेवल निकालता है कि ये ऊपर इधर तक जा सकता है, 30 तक जा सकता है। बॉलिंजर बैंड क्या करता है? प्राइस इधर है, बॉलिंजर बैंड अप तक जा सकता है, नीचे तक जा सकता है, वो स्टैंडर्ड डिविएशन है। सब में स्टैंडर्ड डिविएशन तो इनबिल्ट है। EMA में भी इनबिल्ट है कि EMA 1 में इतना इनबिल्ट होगा, मतलब प्राइस का इतने का ये मीडियन बन जाएगा, प्राइस का लो ये है, प्राइस का हाई ये है, तो वो मीडियन बन जाएगा। ये सारे स्टैंडर्ड डिविएशन है। मार्केट चलता है स्टैंडर्ड डिविएशन का कॉन्सेप्ट पे, और उस पे ही हमने कुछ बनाया था। बाकी अगले वाले पॉडकास्ट में मतलब करेंगे कुछ आराम से अच्छा खासा। हाँ ठीक है भाई, जैसे आगे चल के टाइम मिलेगा ना तो डेफिनेटली हम लोग करेंगे। इन लोगों के कमेंट्स वगैरह आएंगे तो हम लोग करेंगे इसके ऊपर और ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बाकी आई होप दोस्तों आज का ये पॉडकास्ट वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है डेफिनेटली आप लोग लाइक करना। बाकी आप भाई को, साईं भाई को जो है इंस्टाग्राम पे एंड X के ऊपर जाकर के फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको लिंक भी दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।